सो अभी हमें पढ़ना है एग्लूटिनेशन। हमने पढ़ लिया था फोर्थ एग्लूटिनेशन ऑफ द स्पर्म एंड अब हमें पढ़ना है पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म एंड एज वेल एज हम देखेंगे यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होता है। सो एग्लूटिनेटेड जो स्पर्म है इनके अंदर जो एग्लूटिनेटेड हुए हैं, जो कोरोना रेडिएटा तक पहुंच गए हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वो जो स्पर्म है दो टाइप के एंजाइम्स हैं वो रिलीज करते हैं। फर्स्ट है स्पर्म लाइसिन एंड सेकंड है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जो कि हाइलुरोनिक एसिड को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, उसका हाइड्रोलाइसिस करता है। सो स्पर्म लाइसिन जो है इसे हम कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी कहते हैं, कोरोना CPE। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है। इट डिसॉल्व्स द कोरोना रेडिएटा। ओके, नाउ हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, ये करता है हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है। ठीक है, क्या करता है, डिसॉल्व्स कोरोना रेडिएटा और जो जोना पैलिसुडा है उनके बीच में हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। वहां पर ये एक क्या करता है, एक बाइंडिंग कनेक्शंस बनाता है और ये कनेक्शंस को डिसॉल्व करने का काम करता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम करता है। एंड दिस एंजाइम रिलीज करने के बाद वो अब कांटेक्ट में किसके आता है, ये है कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर वाली और ये सबसे थोड़ा सा अंदर की तरफ है जोना पैलिसुडा। तो ये कोरोना रेडिएटा तो इसने डिसॉल्व कर दी। अब ये जो स्पर्म है ये कहां तक पहुंच गया, ये पहुंच गया ZP यानी कि जोना पैलिसुडा तक पहुंच गया। जोना पैलिसुडा तक पहुंचने पर यहां पर स्पर्म एंड एग के अंदर इंट्रैक्शन हो रहा है। इंट्रैक्शन जो हो रहा है बेसिकली किसके बीच में हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन। हम यहां कॉमनली पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजिन, कॉमनली हम उन्हें कह रहे हैं फर्टिलाइजिन कहां प्रेजेंट है, ओवम के अंदर प्रेजेंट है। एंटी फर्टिलाइजिन कहां प्रेजेंट है, स्पर्म की सरफेस पर प्रेजेंट है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। यहां पर ओवम के अंदर जो फर्टिलाइजिन प्रोटीन है वो कौन सा है, ZP प्रोटीन है, ZP प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है ये 1, 2, 3 टाइप के प्रोटीन यानी कि ZP प्रोटीन 1, ZP प्रोटीन 2, ZP प्रोटीन 3 यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पर अब इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। ये जो इंटरेक्शन है स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये सेम स्पीशीज के होंगे तभी इनके बीच में इंटरेक्शन होगा और ये तभी फर्टिलाइजेशन को क्या होगा, आगे फर्दर प्रोसीड होगा। अगर ये यहाँ पर सेम स्पीशीज के नहीं, यहाँ पर अगर इंटरेक्शन सेम स्पीशीज में नहीं होगा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऑलवेज स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मान लीजिए जैसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स में कैसे होता है कि वहां पर स्पर्म और ओवम दोनों ही क्या होते हैं, वाटर मीडियम में होते हैं और वहां पर जरूरी नहीं है कि एक ही स्पीशीज के वहां पर ओवम और स्पर्म प्रेजेंट हो। तो वहां पर इसीलिए हर कोई अपने पे एक नेम प्लेट लगा के घूमता है कि मैं फलाना व्यक्ति हूं और मेरे से फलाना व्यक्ति ही आकर के इंटरेक्शन कर सकता है, यानी कि मेरे ही परिवार का व्यक्ति आकर के मुझसे मिल सकता है। उसे हम कहते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक। सेम स्पीशीज, ह्यूमन का ह्यूमन के साथ ही इंटरेक्शन होगा, है ना, और जैसे कि कोई दूसरा एनिमल है तो उसका उसी के स्पीशीज के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। उसे हम कहते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन कह रहे हैं। नाउ यहां पर ये तो हो गया हमारा पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म। अभी ये सिर्फ पेनिट्रेट कर रहा है। पेनिट्रेट करने का मतलब है कि ये जो यहाँ पर
एक्रोसोम है, मैंने आपको बताया था कि एक्रोसोम जो प्रेजेंट होता है वो रिलीज करता है, ये एंजाइम्स रिलीज करता है हाइलुरोनिडेज एंड द स्पर्म लाइसिन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हम इसे कह सकते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्रोसोम अपने क्या कर रहा है, एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से एग की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या हो रही हैं, डिसॉल्व हो रही हैं। नाउ अब यहाँ पर ये जो स्पर्म है अब ये पहुंच गया ज़ेना पैलिसुडा तक पहुंच गया। अब ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म फैसिलिटेट करता है किसको, स्पर्म को, कि वो ज़ोना पैलिसुडा तक पहुंचे। इस एक्रोसोम क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कि वो ज़ोना पैलिसुडा को क्रॉस करके कहाँ पहुंचे, ज़ोना पैलिसुडा के अंदर अब कौन सी लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि एग की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसे हम विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एंड यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और ज़ोना पैलिसुडा के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस कह रहे हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस कह रहे हैं। और यहाँ पर ये अब एंटर करता है, स्पर्म एंटर करता है पेरीविटेलाइन स्पेस पर ही एंटर करता है। अब ये तभी एंटर करेगा जब यहाँ पर स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। अब जैसे कि बहुत सारे स्पर्म्स आए थे, इंटरेक्शन हुए थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही है जो कि क्या कर पाएगा, ज़ोना पैलिसुडा को क्रॉस कर पाएगा। अब जैसे ही ज़ोना पैलिसुडा को क्रॉस कर दिया जाता है, उसी के साथ बाकी इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बाकी दूसरे जितने भी स्पर्म्स हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं। ओनली एक ही स्पर्म जो है वो पेरीविटेलाइन स्पेस तक पहुंच पाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी का मतलब है व्हेन देयर इज अ एंट्री ऑफ ओनली वन स्पर्म इनटू द एग। और ऐसे ही पॉलीस्पर्मी भी होता है। पॉलीस्पर्मी का मतलब है जब एक से ज्यादा, मोर देन वन स्पर्म एंटर्ड इनटू द एग एंड उसे हम कहेंगे पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी जो है वो ह्यूमंस के अंदर देखने को नहीं मिलती है। पॉलीस्पर्मी और दूसरे कुछ एनिमल्स में देखने को मिलती है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर नहीं देखा जाता। वहां पे तो केवल मोनोस्पर्मी प्रोसेस ही होता है कि अगर जैसे ही एक स्पर्म जैसे ही एंटर करता है ज़ोना पैलिसुडा के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, दूसरे स्पर्म्स जो हैं वो अब नहीं एंटर कर पाते ड्यू टू द सम चेंजेस इन द ज़ोना पैलिसुडा मेम्ब्रेन, जिसको हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ द एग के अंदर। अब यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन जो है, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक्रोसोमल रिएक्शन कुछ एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होती है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये स्पर्म कुछ एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है और एंटर कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, मैमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन सम एनिमल्स, अब देखो यहाँ पर कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या हो रहा है कि जो स्पर्म है वो स्पर्म जब एंटर करता है एग के अंदर तो वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है, ये कुछ ऐसा स्पर्म का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ट्यूब लाइक फिलामेंट बन जाता है, रिजिड फिलामेंट हो जाता है, ट्यूब लाइक। और ये एंटर करता है कहाँ, ये एंटर करता है कोरोना रेडिएटा, ज़ोना पैलिसुडा, सॉरी, जिनके अंदर एग मेम्ब्रेन्स को ये पेनिट्रेट करता हुआ अंदर जाता है। वहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि ये जो मैं अपने एक्रोसोम से जो एंजाइम्स निकले थे वहाँ पर एंजाइम रिलीज करने के बाद ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक फिलामेंट जैसा प्रोजेक्शन कर लेती है। और ये जो कुछ एनिमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर, मैमल्स के अंदर इस प्रकार का, ह्यूमंस छोड़िए, मैमल्स के अंदर भी ये प्रोसेस फिलामेंट ट्यूब जो है नहीं बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैमल्स के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अदर एनिमल्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस
देखने को मिलता है कि वहां पर फिंगर लाइक फिलामेंट जैसा क्या बन जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि कैसा होता है, रिजिड होता है, और ये पेनिट्रेट करता है एग मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। इसे हम कह रहे हैं एक्रोसोमल रिएक्शन क्योंकि एक्रोसोम ही है जो वो दो एंजाइम्स रिलीज करता है। हम इसे दोनों ही कह सकते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म भी कह सकते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर अब हम देखेंगे सिक्स्थ स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ द एग। सिक्स्थ स्टेप के अंदर हमें यह देखना है कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही पेनिट्रेशन होता है, जब वो ZP, ये कोरोना रेडिएटा और ये यहां पर जोना पैलिसिडा, ये कोरोना रेडिएटा, ये जोना पैलिसिडा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जैसे ही ये एंटर करता है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये उसका न्यूक्लियस है। ये जैसे ही एंटर करेगा प्री विटलाइन स्टेज, ये यहाँ पर जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा तो एग के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। एग में क्या होंगे, चेंजेस इन एग्स, चेंजेस होंगे। और वो चेंजेस क्या होंगे, जैसे ही वो ZP यानी कि जोना पैलिसिडा से जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं। दैट चेंजेस प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, क्या करते हैं, पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं। सो ये प्रोसेस जो होता है, हम तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, बट दीज आर गोइंग वेरी कंटिन्यूसली एंड साइमल्टेनियसली। जैसे ये सारा प्रोसेस हम सिर्फ इजीली समझने के लिए हमने इसको कुछ स्टेप्स में हमने इसे पढ़ रहे हैं, ताकि ये प्रोसेस एक साथ हो रही है। पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म एज वेल एज जैसे ही उसने टच किया, कांटेक्ट में आया, एग क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एग एक्टिव होने के लिए सबसे पहले क्या करता है, वो पॉलीस्पर्मी को रोकता है। पॉलीस्पर्मी को कैसे रोकेगा कि एग के अंदर मैंने आपको बताया था, ये एग मेम्ब्रेन है, बाहर कोरोना रेडिएटा एंड जोना पैलिसिडा, सॉरी जोना एंड कोरोना रेडिएटा। नाउ हमने ये देखा था कि जब हमने oogenesis पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बनाता है। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये पेरिफेरी पर आके अरेंज्ड हो जाती हैं। दीज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है, दीज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड सम एंजाइम्स आर आल्सो देयर दैट क्या करते हैं कि वो जोना पैलिसिडा मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो जोना ZP1 ZP2 यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करने का काम करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करते हैं। क्या कर रहे हैं, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए ZP जो प्रोटीन है वो अगर डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय होते ही क्या होगा, स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी कि अब दूसरे स्पर्म्स जो है वो एंटर नहीं कर पाएंगे। कोई झट से, ये बहुत ही मिली सेकेंड्स में होने वाला प्रोसेस है कि वो फटाफट से जैसे ही एक कोई स्पर्म एंटर हुआ और तुरंत यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अपना एंजाइम्स रिलीज करके क्या करेंगे, ZP प्रोटीन जो है उसको इनएक्टिव करेंगे या उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसे हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंशन। ठीक है, सो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। यहाँ पर दो चीजें होती हैं। पहला तो है एक तो हो रहा है पॉली ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। क्या हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, दूसरा यहां पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन कॉन का फॉर्मेशन, सेकंड हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन देखो बच्चों, ये जो प्रोसेस है दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पॉलीस्पर्मी भी ब्लॉक पॉलीस्पर्मी भी साथ में चल रही है एंड द फॉर्मेशन ऑफ द
फर्टिलाइजेशन कौन जो है वो भी साथ साथ चल रहा है। वो कैसे हो रहा है कि यहाँ पर जो एग मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, वो इवेजिनेट होकर के कोई बल्जिंग बनाते हुए एक बल्जिंग बनाते हुए ये जो स्पर्म है उसकी मेम्ब्रेन जो है इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और एक बाहर एक प्रोजेक्शन निकालते हुए एक बाहर की तरफ निकल करके क्या कर रही हैं, इसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होने पर ये सारा का सारा जो स्पर्म है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी सारा का सारा जो मटेरियल है स्पर्म का वो कहाँ एंटर कर जाता है, एग में एंटर कर जाता है। यहाँ पर कुल मिला के बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन कौन की, तो ये क्या बना रहा है, फर्टिलाइजेशन जो सेल मेम्ब्रेन है एग की वो क्या कर रही है, वो बाहर की तरफ निकल करके कॉर्न जैसा फॉर्मेशन कर रही है जिसको हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन कॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक और चीज हो रही है जिसको हम कह रहे हैं ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ब्लॉक पॉलीस्पर्मी जो है वो दो टाइप की होती है। क्या, कितने टाइप की, दो टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप जो होता है, फर्स्ट टाइप जो है स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी एंड फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। सबसे पहले हम देखेंगे फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी देखेंगे। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि फास्ट, फटाफट से जैसे ही जोना पैलिसुडा तक एंटर हुआ स्पर्म तो एग क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही ये सबसे पहले क्या करता है कि यहाँ पर सोडियम, ये सेल जो है एग की जो सेल है वो क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है, डीपोलराइज्ड हो जाती है। एंड पोलराइज्ड किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम इन द सेल। इनफ्लक्स हो रहा है किसका, सोडियम का, और सोडियम की वजह से सेल क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। क्योंकि सोडियम जो है वो जनरली सेल के बाहर ज्यादा होता है, इसीलिए सेल के अंदर जैसे ही वो सोडियम आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। सेल जैसे ही डीपोलराइज हो जाएगी तो क्या होगा, पॉलीस्पर्मी जो है वो तुरंत रुक जाएगी। और ये सारे प्रोसेस जो हैं वो एक साथ हो रहे हैं। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी के अंदर क्या हो रहा है, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही सेल क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो इम्परमिएबल हो जाएगी, इम्परमिएबल टू स्पर्म। सो यहां पर क्या हो रहा है कि फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी के अंदर डीपोलराइजेशन हो रहा है ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस, एंड जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या हो रही है, इम्परमिएबल हो रही है, किसके लिए, स्पर्म के लिए। तो यानी कि सबसे पहले तो फास्ट, फटाफट से तो काम ये हुआ। अब इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एकदम कंफर्म करने के लिए एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी के अंदर क्या होता है कि एग के अंदर कैल्शियम क्या हो जाता है, एंटर करता है। क्या एंटर करता है, कैल्शियम एंटर करता है। अब ये जो कैल्शियम है इसकी वजह से कैल्शियम का जैसे ही इन्फ्लक्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, जो कि मैंने अभी बताए, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। और ये क्या करेंगे, ये जो अपना प्रोडक्ट है ये कहाँ निकाल देंगे, बाहर पेरीविटलाइन स्पेस में बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जोना पैलिसुडा पर कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, ZP1, ZP2, ZP3 प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये क्या कर देंगे, उसको डिसॉल्व कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा कि ये इसको क्या करेंगे, और भी ज्यादा थिक कर देंगे इस लेयर को, जिसकी वजह से जो
स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाएंगे। इसे हम कहते हैं स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, जिसके अंदर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं। और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ये कब बनती है? ड्यूरिंग द oogenesis, जब ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ फेज के दौरान क्या बनती है? ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बनती है। और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। क्या कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी ये जो है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। ये गोल्जी बॉडी कुछ सीक्रेशंस करती है, सीक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और वेसिकल्स कहाँ जाके स्टोर हो जाती हैं? एग के अंदर स्टोर हो जाती हैं। तो ये तो था हमारा क्या था? एक्टिवेशन ऑफ द एग। अब हमें पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे सिनगेमी। सबसे लास्ट स्टेप जो है ये एंट्री हो गई, इंसेमिनेशन, अप्रोच ऑफ द स्पर्म, एंटर भी हो गया, स्पर्म ट्रैवल करके पहुंच भी गया एम्पुला तक, कैपेसिटेशन भी हो गया, ठीक है, एग्लूटिनेशन भी हो गया। नाउ पेनिट्रेशन ऑफ द, यानी कि अब एग मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ द एक्रोसोम। एक्रोसोम जो प्रेजेंट होता है, और उस एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ओके, नाउ एक्टिवेशन ऑफ द, हमने पढ़ लिया कि एक्टिवेशन ऑफ एग कैसे हुआ। अब देखो यहां पर एक्टिवेशन एग के अंदर हमने देखा था कि अभी मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि ये जो सेल है, एग है, इसके अंदर जब स्पर्म एंटर कर रहा होता है, तो स्पर्म जब एंटर करता होता है तो सारा मटेरियल आ जाता है एक्सेप्ट द सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी सारा मटेरियल कहाँ आ जाता है? इसके एग के अंदर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? फैगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? हमने पढ़ा था हमने 11th में अगर आपने पढ़ा हो तो एंडोसाइटोसिस के दौरान क्या होता है कि ये कोई सेल है, बाहर से कोई फैगोसोम आया है और ये इस सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन बाहर रह जाएगी, बाकी का सारा मटेरियल जो है वो क्या रह जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो इट इज अ काइंड ऑफ द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। और ये जनरली मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी सारा मटेरियल जो है वो कहाँ आ जाता है? एग के अंदर आ जाता है। लेकिन अदर एनिमल्स के अंदर क्या होता है? अदर एनिमल्स के अंदर केवल हेड, अदर एनिमल्स में क्या होता है? हेड एंड मिडिल पीस, मिडिल पीस ही एंटर करता है, एंटर इनटू द एग, एंटर इनटू द एग। तो ये प्रोसेस अदर एनिमल्स के अंदर होता है। मैमल्स के अंदर सारा का सारा जो मटेरियल है एक्सेप्ट द सेल मेम्ब्रेन, बाकी सब कहाँ जाता है? एग के अंदर जाता है। अब यहाँ पर एग का अगेन ये अभी का जो एक्टिवेशन है, यहाँ पर जो एक्टिवेशन को अगर हम कहें तो एक्टिवेशन बेसिकली क्या हो रहा है? हमने देखा था सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 पर, मियोसिस 2 पर, मेटाफेज पर भी क्या रहती है? अरेस्ट रहती है। क्या रहती है? अरेस्ट रहती है। तो अब यहाँ पर एक्टिवेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, ये पहले ही बता चुकी हूँ लेकिन मैं दोबारा बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, आप भूले नहीं कि MPF यानी कि मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो होता है, इसको डिग्रेड कर दिया जाता है ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ द एग, और APC यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को क्या कर दिया जाता है? एक्टिव कर दिया जाता है, और ये क्या करता है? मियोसिस 2 को कंप्लीट कराता है। नाउ यहाँ पर मियोसिस 2 जो है कंप्लीट हो गया है, और इसी प्रोसेस, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कह रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ द एग। सो यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो डिग्रेड हो रहा है और कौन सा एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, इसलिए मैंने दोबारा अभी आपको यहाँ पर बताया है। नाउ अब हम लास्ट स्टेप पे चलेंगे, सिनगेमी। नाउ अब हमें पढ़ना है सिनगेमी।
अब देखो सिनगैमी का मतलब है कि अब यहाँ पर मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। मियोसिस 2 क्या हो जाए है, कंप्लीट होने को है। मियोसिस 2 जब कंप्लीट हो रहा होता है तो सेंट्रोसोम जो है जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पोलार बॉडी है, यहाँ पे पोलार बॉडी जो है वो ओमिटेड हो जाती है। ओमिटेड पोलार बॉडी क्या हो गई, ओमिटेड हो गई, बाहर निकाल यानी कि डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। सेंट्रोसोम भी यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। और अब बचता क्या है यहाँ पर, हैप्लॉइड ऊटेड बनता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, मियोसिस 2 कंप्लीट होने पर ये प्रोसेस हो रहे हैं ना। सिनगैमी के अंदर हम देखेंगे कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व। जो कि स्पर्म के साथ जितने भी स्ट्रक्चर आए थे, है ना, जैसे कि एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल centriole, all material is dissolved in egg cytoplasm। क्या हो रहा है, एग साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। किसको छोड़ के, केवल न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को छोड़ के। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहाँ होता है, ये यहां पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के बीच नीचे, जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ये तो प्रेजेंट है प्रॉक्सिमल, और इसके नीचे डिस्टल प्रेजेंट होता है। और उस डिस्टल से क्या बनती है, एक्सियल फिलामेंट बनती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि क्या है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो यहाँ पर एज इट इज बना रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एग सेल है, मेल न्यूक्लियस यहाँ पर आ चुका है, सेंट्रियोल भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर फीमेल न्यूक्लियस है, प्रो न्यूक्लियाई। नाउ ये बोथ क्या करेंगे, मूव करेंगे, आपस में मूव करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या कहलाएंगे, अब इनको हम कह रहे हैं प्रो न्यूक्लियस मेल एंड प्रो न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, नियर बाय आएंगे, अरेंज होंगे, एज वेल एज जो यहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करेगा, ये डिवाइड होगा, ठीक है। ये डिवाइड होगा और डिवाइड होने पर ये क्या बनाएगा, 2 सेंट्रियोल बनाएगा। ये 2 सेंट्रियोल क्या होंगे, अपनी अपनी जगह पर माइटोटिक सेल, ये क्या करेंगे, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन करेंगे। और वहां पर अब देखो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं आपस में अब होमोलोगस पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, होमोलोगस यहाँ पर पेयरिंग होती है। क्या हो रही है, होमोलोगस पेयरिंग हो रही है। एंड दिस होमोलोगस पेयरिंग किन के बीच में होती है, मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। तो इन दोनों आपस में ट्रैवल करके नियर बाय आते हैं, इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं एंड देन होमोलोगस पेयरिंग करते हैं। एंड ये अब कंप्लीटली ये फ्यूज हो जाते हैं आपस में, और इसे हम कह रहे हैं जाइगोट कह रहे हैं। और ये जाइगोट जो है वो अब क्या है, 2n हो गया, क्योंकि n, इसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, इसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, और ये दोनों यूनाइट होकर के क्या बना रहे हैं, एक्चुअल जो डिप्लॉइड सेल बना रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल जो सेल है वो बन रही है, जिसको हम कह रहे हैं जाइगोट कह रहे हैं। नाउ इस जाइगोट के अंदर फर्स्ट सेल डिवीजन होगा, जो कि माइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन होता है, माइटोसिस
यहाँ पर होगा जाइगोट के अंदर, और इसे हम कहते हैं क्लीवेज। सो बेसिकली क्लीवेज का मतलब है कंटिन्यू माइटोसिस, माइटोटिक डिविजन्स को ही हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, जिसके अंदर इंटरफेज एब्सेंट होती है, G1 G2 फेज एब्सेंट होती है, ओनली S फेज एंड M फेज प्रेजेंट होती है। सो जाइगोट बनने के बाद यहाँ पर फर्स्ट क्लीवेज जो है स्टार्ट होगा। उससे पहले क्या करेंगे ये, उससे पहले खुद को प्रिपेयर करेंगे माइटोसिस के लिए, एंड देन मूव फॉरवर्ड टू माइटोसिस, एंड फर्दर 2 सेल से जाइगोट से 2 सेल बनेगी, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐज ए करके आगे सेल्स डिवाइड होती जाएंगी। सो ये प्रोसेस था हमारा सिनगैमी का। जब मेल, मैंने आपको बताया कि जब मेल और फीमेल जो गैमेट था आपस में जब मूव कर रहे थे, फ्यूज हो रहे थे, तो उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या है, व्हेन दे बोथ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड द फीमेल प्रोन्यूक्लियस व्हेन यूनाइट, फ्यूज होते हैं, तब हम उसे कहते हैं कैरियोगैमी कहते हैं। नाउ यहीं पर ही सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक्सएस होगा या फिर XY, ठीक है। सो यहीं पर ही डिसाइड हो जाता है बेबी का सेक्स, यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर एक टर्म आती है फर्टिलाइजेशन पाथ। क्या टर्म आती है, फर्टिलाइजेशन पाथ। फर्टिलाइजेशन पाथ का मतलब ये है कि हमने बनाया है कि ये सारे को हमने ऐसे टर्म्स दे दिए हैं, इनको नाम दे दिया है, जिनको हमने कहा है फर्टिलाइजेशन पाथ कहा है। ये फर्टिलाइजेशन का मतलब है स्पर्म, सबसे पहला जो होगा यहाँ पर, इसे हम कहते हैं स्पर्म पेनिट्रेशन। क्या कहेंगे, स्पर्म पेनिट्रेशन। क्या कह रहे हैं, स्पर्म पेनिट्रेशन। सेकंड है स्पर्म कॉपुलेशन। थर्ड है एग कॉपुलेशन, एंड देन हमने इसको लास्ट को नाम दिया है क्लीवेज पाथ। क्या नाम दिया है, क्लीवेज पाथ नाम दिया है। स्पर्म पेनिट्रेशन का मतलब है जब वो ट्रैवल करके कहाँ पर आ रहा है, एग के पास ट्रैवल करके आ रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, तब उसे हम कह रहे हैं स्पर्म पेनिट्रेशन कह रहे हैं। स्पर्म कॉपुलेशन का मतलब है कि अब वो एग प्रोन्यूक्लियस की तरफ माइग्रेट कर रहा है। एग कॉपुलेशन का मतलब है कि एग स्पर्म प्रोन्यूक्लियस की तरफ माइग्रेट कर रही है, एंड उसके बाद फ्यूजन हो जाने के बाद जो क्लीवेज प्रोसेस हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, क्लीवेज पाथ कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है एम्फीमिक्सिस, जो मैंने पहले ही बता दिया था। एम्फीमिक्सिस के अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, होमोलोगस पेयरिंग कर रहे हैं, एंड होमोलोगस पेयरिंग करके ये क्या बना रहे हैं, क्लीवेज पाथ। क्लीवेज पाथ भी जो बेसिकली एम्फीमिक्सिस वाला प्रोसेस है वो क्लीवेज पाथ के अंदर ही आता है। क्लीवेज पाथ में एम्फीमिक्सिस हो रहा है, इसका मतलब है क्रोमोसोम आपस में क्या कर रहे हैं, होमोलोगस पेयरिंग कर रहे हैं। सो हमने आज यहाँ पर पढ़ लिया है मैकेनिज्म ऑफ द फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा आपके नोट्स में आप देखना, थोड़ा सा एक साथ दिया हुआ है, मैंने इसको क्या कर दिया, स्टेप्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। सब कुछ वही है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हमें बस इतना समझना है कि कौन सा प्रोसेस क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। बहुत इजी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है बच्चों, व्हेन एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो
occurs without fertilization is called parthenogenesis. बहुत इजी स्टेप है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है. पार्थेनोजेनेसिस, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द पार्थेनोजेनेसिस. अब ये पार्थेनोजेनेसिस जो है इसको किसने बताया था? चार्ल्स बॉनेट ने बताया था. चार्ल्स बॉनेट ने इनके बारे में सबसे पहले बताया था. अब हमने पीछे थोड़ा सा साइंटिस्ट को मिस कर दिया है. स्ट्रासबर्गर इन्होंने प्लांट के अंदर क्या देखा था? प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन को बताया था. और हर्टविग जो है, हर्टविग भी साइंटिस्ट है, इन्होंने एनिमल के अंदर क्या बताया था? फर्टिलाइजेशन को बताया था. और एनिमल था सी अर्चिन. क्या था? सी अर्चिन. ठीक है. ये दो साइंटिस्ट ये तो हमने पीछे, जो कि इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि किसने फर्टिलाइजेशन प्लांट के अंदर बताया और एनिमल के अंदर बताया. नाउ अब हम देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस जो है इसके दो टाइप्स हैं. सबसे पहला है नेचुरल. फर्स्ट टाइप इज natural type of natural parthenogenesis. क्या है? नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस. नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो है वो जनरली किनके अंदर देखने को मिलता है? हनी बी, वेस्प इसका सबसे अच्छा उदाहरण है. हनी बी एंड वेब्स के अंदर इनको देखने को मिलता है. ठीक है. कुछ यहाँ पर इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर भी, एंड्स के अंदर भी ये देखने को मिलता है. ठीक है. ये है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कि नेचुरली कैसे खुद से बिना किसी बाहर से स्टिमुलेशन दिए प्रोसेस जो हो रहा है वो है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस. नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो है वो भी टू टाइप्स का है. फर्स्ट जो टाइप है वो है हैप्लॉइड एंड द सेकेंड टाइप इज डिप्लॉइड. हैप्लॉइड टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. हैप्लॉइड टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो यहां पर ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं, जो एनिमल्स बनते हैं, एग जो होता है वो हैप्लॉइड के अंदर एग जो है वो उसका फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस से होता है. किससे हो रहा है? एग का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मियोसिस से होता है. ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड नेचर होती है, यानी कि इनका नंबर जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है. एंड यहाँ पर एन होने की वजह से यहाँ पर हमेशा मेल ही जनरेट होते हैं. मेल एनिमल्स ही जो हैं वो क्या होते हैं? डेवलप होते हैं. ओके. हैप्लॉइड टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस में क्या हो रहा है? एग जो है उसका फॉर्मेशन मियोसिस से हो रहा है, हैप्लॉइड नंबर होता है और इनसे जनरली मेल्स एनिमल हैं, मेल एनिमल्स ही ओनली डेवलप होते हैं. नाउ इसके भी टाइप हैं, इसके दो टाइप से. फर्स्ट टाइप इज एमियोटिक एंड मियोटिक. इसके भी क्या टाइप है? एमियोटिक एंड मियोटिक टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. अब देखो डिप्लॉइड जो है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में हैप्लॉइड के बाद आता है डिप्लॉइड. एंड डिप्लॉइड जो पार्थेनोजेनेसिस है उसके अंदर एग का जो फॉर्मेशन है, एग कैसे बनते हैं? विदाउट मियोसिस बनते हैं. विदाउट मियोसिस इनका फॉर्मेशन होता है और जिसकी वजह से
इसके एग्जाम्पल जैसे हम देखें, एक दो कुछ फिश हैं एंड सम डिफरेंट काइंड ऑफ लिजर्ड, हाउस लिजर्ड नहीं बट देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिजर्ड जो कि क्या है, विदाउट मियोसिस ही क्या बनाती है, उनका जो एग है वो कैसा रहता है, डिप्लॉयड फॉर्म में रहता है। एग कैसा रहता है, डिप्लॉयड फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसके भी दो टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं जिनको हम देखेंगे अभी। फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है एमियोटिक एंड मियोटिक। क्या है, एमियोटिक एंड मियोटिक टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। सो एमियोटिक टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस में क्या हो रहा है, एमियोटिक पार्ट में यहां पर ड्यूरिंग द oogenesis, एमियोटिक के अंदर, एमियोटिक के अंदर oogenesis में किसी वजह से मियोसिस 1 जो है वो नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, oogenesis के अंदर मियोसिस जो है वो 1 नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर मियोसिस 2 जो है वो नॉर्मली हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। oogenesis तो हो रहा है लेकिन उसके अंदर मियोसिस 1 नहीं हो रहा है, लेकिन मियोसिस 2 जो है वो नॉर्मली यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से जो एग्स हैं वो कैसे रह जाते हैं, 2n यानी कि डिप्लॉयड फॉर्म में रह जाते हैं। जैसे कि हनी बी के अंदर क्या हो रहा है, सॉरी हनी बी का एग्जाम्पल यहाँ नहीं आएगा, हनी बी का एग्जाम्पल यहाँ हैप्लॉइड्स के अंदर आएगा जिसके अंदर ओनली मेल का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हनी बी यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है ये हैप्लॉइड का, जहाँ पर केवल मेल का ही फॉर्मेशन हो रहा है। हनी बी के अंदर जो मेल बनती है उसे हम ड्रॉन कहते हैं। ड्रॉन के अलावा जो क्वीन एंड जो सोल्जर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। और हनी बी के अंदर जो मेल है उसे हम क्या कह रहे हैं, ड्रॉन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ड्रॉन। और डिप्लॉयड के अंदर हमने दो टाइप्स देखे, एमियोटिक एंड द मियोटिक। एमियोटिक के अंदर oogenesis हो रहा है लेकिन फर्स्ट नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड जो है वो नॉर्मली हो रहा है, एंड जिसकी वजह से 2n यानी कि डिप्लॉयड एग्स बन रहे हैं। अब सेकंड कौन सा था, मियोटिक टाइप ऑफ। मियोटिक जो है उसके अंदर क्या देखने को हो रहा है कि oogenesis जो है, oogenesis कंप्लीट हो रहा है, लेकिन किसी भी वजह से, किसी रीजंस की वजह से क्या हो रहा है, वो ऑटो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ऑटो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ऑटो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, oogenesis कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या हो रहा है, ऑटो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑटो फर्टिलाइजेशन किसका हो रहा है, ऑटो फर्टिलाइजेशन यानी कि यहाँ पर दो जो एग सेल्स हैं वो क्या हो रही हैं, फर्टिलाइज हो रही हैं, जिसकी वजह से वो 2n फॉर्मेशन कर रही हैं, एंड देन आगे डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्री का। तो ये है मियोटिक टाइप ऑफ डिवीजन। हमने देखा है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस देखा है, और नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर हमने देखा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। या तो जो पार्थेनोजेनेसिस है वो किसके अंदर होगा, जनरली स्पर्म के अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। सो किन के अंदर होगा, एम्ब्रियो, एग का जो होगा। यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस हम बात कर रहे हैं, एग की बात कर रहे हैं कि जब एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि एग किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट हैपनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस है। नेचुरल के अंदर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हनी बी का, जिसमें केवल मेल का ही फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। यानी कि मेल के लिए अगर आप मान लो XY चाहिए और फीमेल के लिए XX ही चाहिए, वहाँ पर Y वाला नहीं होता है, X मेल के लिए वहाँ पर X ही चाहिए होता है और फीमेल के लिए XX चाहिए होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब यहाँ पर X नंबर एक ही X है, ठीक है, और हैप्लॉइड भी है, एक ही X है, तो यहाँ पर ऑलवेज क्या बनेगा, मेल ही बनेगा।
तो और ऐसा किसमें देखने को मिलता है? हनी बी के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड भी हमने देख लिया, ए मियोटिक एंड मियोटिक टाइप। ए मियोटिक के अंदर मियोसिस 1 तो हो रहा है, मियोसिस 1 एब्सेंट है, मियोसिस 2 नॉर्मली हो रहा है, और मियोटिक के अंदर क्या हो रहा है? oogenesis तो कंप्लीट हो रहा है, एग का फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन वहां पर ऑटो फर्टिलाइजेशन होने की वजह से वो क्या हो रहा है? 2n में डिप्लॉयड में कन्वर्ट होके वो क्या कर रहे हैं? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर 2 और टाइप हैं, जैसे कि इसके और पैटर्न्स को अगर देखें तो एक होता है साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस होता है। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि यहाँ पर एक साइकिल चलती है, पहले रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होता है, फिर उसके बाद होने वाला रिप्रोडक्शन कैसा होगा? पार्थेनोजेनेसिस होगा। ठीक है, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस में क्या देखा हमने कि पहले जैसे हम देख लीजिए सेक्सुअल हो रहा है, फिर देन पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है, अगेन सेक्सुअल हो रहा है, अगेन पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है। और दूसरा एक टाइप है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि उसमें केवल पार्थेनोजेनेसिस ही होता है, किसी टाइप का कोई दूसरा पैटर्न वो नहीं रखते हैं, वहां पर सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है, केवल और केवल पार्थेनोजेनेसिस होता है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। नाउ अब हम देखें कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कैसे हो सकता है। तो अगर हम देखें कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस जो है, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जो है, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में कोई स्टिमुलेशन दिया जाता है, क्योंकि एग को क्या चाहिए? केवल स्टिमुलेशन चाहिए। वो स्टिमुलेशन अगर हम उसे बाहर से दें तो हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। अब ये स्टिमुलेशन जो है हम इसको डिफरेंट स्टिमुलेशन दे सकते हैं, जैसे कि हम उसको एक टेम्परेचर का शॉक दे दें। टेम्परेचर शॉक देने की वजह से भी क्या हो जाएगा? वो एग जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। टेम्परेचर का दे दिया, KCl का कोई सोल्यूशन दे दिया, उसको हमने दे दिया, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस वो करेगा। ठीक है,